क्या भारतीय जनता पार्टी तेज प्रताप यादव से अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने की अपील कर रही है, तैयारी कर रही है? इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कैसे प्रशांत किशोर और अशोक चौधरी का झगड़ा कोर्ट पहुंच गया है, उसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही जो रेप पीड़िता की मौत का मामला है पीएमसीएच पटना में, उसको लेकर जिस तरीके से विवाद गहराता जा रहा है, सरकार और स्वास्थ्य विभाग घिर गए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी, और मेरे साथ रोज की तरह मौजूद हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं तेज प्रताप यादव के बारे में, जिनका एपिसोड खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार उनको लेकर चर्चाएं होती रहती है। इस बीच अभी एक खबर उड़ी है कि बीजेपी उनसे संपर्क कर रही है कि वो उनके चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ें। कितनी सच्चाई है इस खबर पे? देखिए, अभी ये औपचारिक तौर पर तो नहीं कहा जा रहा है, लेकिन सियासी गलियारे में इसकी चर्चा है। अच्छा। और खबर ये है कि दिल्ली से पटना फोन गया है और पटना के कुछ नेताओं को इस पर लगने को कहा गया है। अच्छा। दरअसल वो कहते हैं ना, घर फूटे गंवार लूटे। और लालू प्रसाद यादव बहुत तरह की समस्याओं को झेल रहे हैं। जैसे आपको मालूम है, वो सजा याफ्ता भी रहे, वो कई सारे मुकदमे भी चल रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद उसको हैंडल कर लेते हैं और जनता के बीच पैठ बनाए रखने में वो कामयाब हैं। पर सवाल उठता है, जब अपने पुत्र का रवैया अगर लालू के खिलाफ होगा, वैसे अभी तक है नहीं, लेकिन अगर खिलाफ होगा तो आप समझ लीजिए कि जो एंटी आरजेडी पार्टीज है उसको सियासी तौर पर कितना फायदा पहुंच सकता है। और मैं आपको ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, कल जब जयचंद की चर्चा होने लगी तो निश्चित तौर पर ज्यादातर लोगों का इशारा एक तरफ था कि भाई तेजस्वी के करीबी ये हैं, इसलिए जयचंद इनको बताया जा रहा है। लेकिन सम्राट चौधरी ने कहीं भी तेज प्रताप को लेकर के कुछ नहीं बोला। सम्राट चौधरी ने कहीं भी तेजस्वी के करीबी उस नेता के बारे में कुछ नहीं बोला जो हरियाणा के हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं। मतलब मैं संजय यादव की बात कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे थे, कुछ लोग नाम लेकर के बोल रहे थे। पर सम्राट चौधरी ने कहा कि भाई बिहार के जयचंद तो सिर्फ लालू प्रसाद हैं, क्योंकि उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को धोखा दिया, उन्होंने तमाम वैसे समाजवादियों को धोखा दिया और बाद में वो कांग्रेस की गोद में बैठ गए। अब सवाल ये उठता है कि पर्पस क्या है, ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको ये बताऊं कि बीजेपी हर तरह का खेल खेल रही है और चुनाव है तो हर सियासी दल मौके का लाभ उठाने से चूकती नहीं। अगर ये मौका आरजेडी को भी मिला होता तो वो भी नहीं चूकी होती। इस बात को आप बेहतर जानते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि दरअसल तेज प्रताप करेंगे क्या। और अभी जो बयान आ रहा है, जीतन राम मांझी का भी थोड़ी देर पहले बयान आया है, उन्होंने ये बात कहा है कि अरे लालू प्रसाद यादव को कोई चिंता नहीं है, लालू परिवार को कोई लोक लज्जा की बात है ही नहीं। दरअसल उन्होंने जानबूझ करके तेज प्रताप को बाहर कर दिया है, क्योंकि ऐश्वर्या का मामला पेंडिंग है। कोर्ट अगर कहेगा कि आपको इतना कंपनसेशन देना है, संपत्ति में इतना हिस्सा देना है, तो उससे पहले ही इन्होंने तेज प्रताप को बेदखल कर दिया। तो दरअसल ये टैक्टिकल मूव है। ये कोर्ट कचहरी में जो लड़ाई होती है उससे पहले जो रणनीति अपनाना होता है, लालू प्रसाद कुशल राजनीतिज्ञ की तरह कोर्ट में भी एक रणनीति अपना रहे हैं। उन्हें कोई लोक लज्जा नहीं है, कोई यादव समाज की चिंता नहीं है, उनके बेटियों की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। इस तरह का आरोप वो लगातार लगा रहे हैं। पर दूसरी तरफ जो मेरे पास जानकारी है, और मैं आपको बताऊं कि दूसरी तरफ यह भी प्रयास है कि अगर तेज प्रताप नहीं माने तो ऐश्वर्या मान जाए, ऐश्वर्या को मैदान में उतारा जाए और लालू परिवार को मेलाइन किया जाए कि ऐश्वर्या के साथ किस तरह का कंडक्ट हुआ है, किस तरह का व्यवहार हुआ है। देखिए, मेरे पास यह जानकारी है, मैं पुख्ता तौर पर आपको कह सकता हूं कि ऐश्वर्या का परिवार नीतीश कुमार से भी मिला था। जब ऐश्वर्या के साथ मारपीट की घटना घटी थी, जब ऐश्वर्या ने इस बात को लेकर के कंप्लेन किया था, लेकिन नीतीश कुमार ने यह कहते हुए पूरे मामले को साइडलाइन कर दिया कि देखिए, इसमें कानून सम्मत जो होगा वही करूंगा। और दरअसल कहा भी जाता है कि लालू परिवार और नीतीश कुमार
कि भले ही राजनीतिक रूप से अदावत रही हो, दोनों राजनीति में कई बार एक दूसरे के विरोध में खड़े रहे हों, लेकिन पारस्परिक संबंध बहुत अच्छे हैं और जहां तक पारिवारिक मसला होता है उसमें एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं। उस समय नीतीश चाहते तो इसको कहते हैं ना कि मोल से माउंटेन बना सकते थे, इसको बहुत विस्तृत कर सकते थे, खूब राजनीतिक चर्चा होती, मजे लेते, लेकिन नीतीश कुमार ने बड़ा साफ कर दिया कि इस मसले को मैं कानून के चश्मे से ही देखूंगा और कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होगी वो होगी, भले ही वो मिल लिए ऐश्वर्या के पिता से और तमाम लोग से, क्योंकि वो भी रेपुटेड परिवार है, दरोगा राय की पौत्री है ऐश्वर्या, नीतीश कुमार से मिलना चाहते थे उनके पिता, उनका पूरा परिवार मिला, लेकिन उन्होंने थाने में केस करने को कहा, थाने में केस हुआ और कानून सम्मत जो कार्रवाई हो सकती थी वो हो सकती थी। लेकिन बीजेपी के साथ ऐसा नहीं है। आप जान लीजिए आरजेडी और बीजेपी एक दूसरे के घनघोर कॉम्पिटिटर हैं। दरअसल दोनों में ही लड़ाई चलती है कि हमारा वोट बैंक ज्यादा या तुम्हारा वोट बैंक ज्यादा। अब आने वाले समय में यह बहुत बड़ा प्रयास होगा कि बीजेपी सीधा आरजेडी से लड़ना चाहती है, वो तो नीतीश कुमार बीच में बैलेंसिंग फैक्टर बन जाते हैं, जिधर जाते हैं उधर पलड़ा भारी हो जाता है, तो नीतीश अपनी महत्ता कायम रखे हुए, पर दोनों पार्टी को यह कसक है कि हमारे पास वोट ज्यादा है, तो हमारे पास वोट ज्यादा होने के बावजूद मतलब नीतीश कैसे सीएम है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको नीतीश कुमार ने बहुत तवज्जो नहीं दिया, लेकिन अभी बीजेपी के तरफ से यह प्रयास किया जा रहा कि क्या तेज प्रताप हमारे पाले में आ सकते हैं। नंबर 1, अपने पाले में नहीं भी ले तो यह प्रयास किया जा सकता है कि हसनपुर से तेज प्रताप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ लें और एनडीए उनको सपोर्ट कर दे। तेज प्रताप अपने परिवार के ही खिलाफ बहुत कुछ बोले और अपने परिवार के खिलाफ तेज प्रताप बोल रहे होंगे तो उसका मतलब होगा, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी और इसका लाभ जितना राजनीतिक रूप से लिया जा सकता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि कुछ नेताओं ने मुझे बताया कि इस तरह का भी प्रयास हो सकता है, इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है। लेकिन जिस तरीके से तेज प्रताप ने अपने माता पिता पर विश्वास जताया है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जताया, लेकिन उन्होंने कह दिया कि पार्टी के भीतर जयचंद है। तो जयचंद कौन है? जिनको जयचंद उन्होंने बताया वो तो तेजस्वी के बड़े खास हैं। कई लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने ही बड़ी चतुराई से तेज प्रताप को अपने रास्ते से हटवा दिया है। ये सारी बातें, पर गंभीर सवाल ये है कि उन्होंने अपने रास्ते से हटाया है। ये तेजस्वी यादव तो ये कहते हुए किनारा कर लेते हैं कि जो भी करना था राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कर लिया, फैसला ले लिया, भले ही ये टेक्टिकल मूव हो, लेकिन कई लोग तेजस्वी का नाम भी घसीटते हैं इसमें। बहरहाल राजनीति में अवसर गंवाया नहीं जाता है। अगर विपक्ष को इसमें अवसर दिखाई पड़ रहा है और खास तौर पर चुनाव के मुहाने पर, तो निश्चित तौर पर विपक्ष इसका लाभ उठाने का प्रयास करेगा और ऐसा समय आया है। तेज प्रताप क्या चुनाव नहीं लड़ेंगे? बड़ा सवाल है। जैसे आरजेडी के सुप्रीमो ने उनको पार्टी से, परिवार से बाहर कर दिया, तो क्या तेज प्रताप चुप्पी साधे रखेंगे? कितने दिन तक तेज प्रताप चुप्पी साधे रखेंगे? अगर ये लालू प्रसाद की तरफ से टैक्टिकल मूव है, चाहे पॉलिटिक्स को लेकर के हो, चाहे कोर्ट में केस को लेकर के हो, तो क्या तब तक तेज प्रताप चुप्पी साधे रखेंगे? और अगर चुप्पी साधे रखे तो ठीक है, परिवार एकजुट दिखेगा, लेकिन अगर तेज प्रताप की महत्वाकांक्षा जगती है कि मैं क्यों नहीं चुनाव लड़ूं, मैं क्यों नहीं ये करूं, तो आखिरकार क्या लालू प्रसाद उनको टिकट देंगे? और टिकट देंगे तो ये बात तो उठेगी कि अरे आपने नाटक किया था। तो मुझे नहीं लगता है कि पॉलिटिकली ये जुआ लालू प्रसाद खेलेंगे। ऐसी परिस्थिति को कैसे बीजेपी भुना पाएगी, एनडीए भुना पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या तेज प्रताप चुनाव लड़ते हैं तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगे और उनको समर्थन क्या बीजेपी और जेडीयू करेगा, एनडीए करेगा? यह एक बड़ा सवाल उठ रहा है। या बीजेपी के टिकट पर भी लड़ सकते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि अगर तेज प्रताप को एनडीए समर्थन करेगा तो फिर ऐश्वर्या की बात भी तो होती है कि ऐश्वर्या से भी बीजेपी संपर्क कर सकता है, या उनके परिवार से करने वाला है वो लालू परिवार के विरोध में उनको उतार सकता है। ये सारी संभावनाएं हैं, इसलिए ये जो मुद्दा है वो बहुत गर्म है और बहुत चर्चा में। कुल मिलाकर पूरा गुणागणित लगाना शुरू हो गया है कि कैसे तेज प्रताप यादव
वाला जो एपिसोड है उससे राजनीतिक फायदा, राजनीतिक लाभ लिया जाए। अब कितना ले पाते हैं ये देखने वाला होगा। प्रशांत किशोर और अशोक चौधरी की बात कर लेते हैं। लंबे समय से झगड़ा चला आ रहा है दोनों के बीच। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी और उनकी बेटी की जो टिकट मिला था उसके लिए कहा भी था, शांभवी चौधरी के लिए, कि भाई पैसे के दम पे टिकट आया है। अब मामला कोर्ट पहुंचा हुआ है। ये लड़ाई कितनी लंबी खींचेगी इन दोनों के बीच? देखिए, ये लड़ाई तो खींचेगी क्योंकि ये मामला मानहानि का है। अभी प्रशांत किशोर ने भी कह दिया कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। पिछले 3 साल से बिहार में घूम रहा हूं, कहीं भी मुझे किसी पुलिस की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं भी पुलिस की जरूरत नहीं पड़ी तो प्रशांत किशोर ये कहना चाह रहे हैं कि मैं डरता नहीं हूं, मैंने जो कहा है वो गली गली में चर्चा हो रही है। दरअसल आपको मालूम है कि शांभवी एमपी हैं। शांभवी को लेकर के ये कहा गया था कि आपने अपनी बेटी के लिए टिकट खरीदा है और इस पर अशोक चौधरी नाराज हो गए। प्रशांत किशोर ने उनको वो बात भी याद दिला दी कि कैसे आप लालू प्रसाद से मिलने के लिए हमारे घर में बैठे रहते थे। इस तरह की बात भी प्रशांत किशोर ने उनको याद दिला दी। अशोक चौधरी खासे नाराज हो गए और अशोक चौधरी जब नाराज हुए तो इस बात को आप जान लीजिए कि उन्होंने मानहानि का नोटिस भेजा। अशोक चौधरी का कहना हमें संतोषप्रद जवाब नहीं मिला है, इसलिए वो कोर्ट में चले गए। अशोक चौधरी के अपने लॉजिक हैं कि हम दबे कुचले की आवाज हैं। मेरे पिताजी 9 बार विधायक रह चुके हैं। मैं इतने लंबे समय से राजनीति कर रहा हूं। मैं जब से राजनीति कर रहा हूं, प्रशांत किशोर का राजनीति में जन्म भी नहीं हुआ था। वो राजनीति व्यापार के लिए कर रहे हैं। तरह तरह की बात कर रहे हैं अशोक चौधरी, लेकिन प्रशांत किशोर कहते हैं मैं कोई केस मुकदमा से डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं, किसी का मजाल नहीं है कि मुझे डरा दे। पर हैरानी मुझे तब होती है सौरभ कि एक तरफ आरोप लगाते हैं अशोक चौधरी पर कि आपने अपनी बेटी के लिए टिकट खरीदा, तो अरे भाई टिकट किससे खरीदा? टिकट किससे खरीदा, इसका अभिप्राय क्या निकाला जाए? वो एलजेपीआर से चुनाव लड़ी तो टिकट वो एलजेपीआर से ही खरीदी होंगी ना, अगर जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं। और एलजेपीआर का मुखिया कौन है? चिराग पासवान। तो टिकट किससे खरीदा गया? चिराग पासवान से। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर चिराग पासवान के भयानक एडमायरर भी हैं, उनकी तारीफ भी करते हैं। यह समझ में नहीं आता, राजनीति में कभी 2+2 4 नहीं होता। इस बात को आप जान लीजिए। आपका दुश्मन मेरा दोस्त हो इसकी कोई गारंटी नहीं, ये जान लीजिए। और आपका दोस्त मेरा दोस्त ही हो, भले ही हम और आप दोस्त हों, ये संभव नहीं है। तो पॉलिटिक्स यही बता रहा है। अब आप देख लीजिए, दोनों केस मुकदमा कर रहे हैं, लीगल नोटिस गया कोर्ट में, सिविल कोर्ट में मुकदमा लड़ा गया, ये सालों चलेगा। इनको प्रूफ सबमिट करने कहा जाएगा, फिर ये अपनी क्या दलील देंगे। ये कह रहे हैं गांव चौराहे में इसकी बात हो रही है, कौन नहीं जानता है, जमीन नपाई में पैसा लिया जा रहा है। तरह तरह के आरोप प्रशांत किशोर लगा रहे हैं। लेकिन जब कोर्ट में ऐसी बात होगी तो क्या प्रशांत किशोर प्रूफ दे पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि मुझे याद आता है अरुण जेटली के खिलाफ भी अरविंद केजरीवाल ने बहुत कुछ बोला था। जब कोर्ट में उन्हें घसीटा गया तो अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी पड़ी। ऐसे में गंभीर सवाल उठता। और यही चीज हमने देखा था नितिन गडकरी के भी मसले पर, जब नितिन गडकरी के खिलाफ भी केजरीवाल ने बहुत सारे आरोप लगाए थे, केजरीवाल को मुंह की खानी पड़ी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि इस मसले पर क्या प्रशांत किशोर को मुंह की खानी पड़ेगी या प्रशांत किशोर वाकई कोर्ट ऑफ लॉ में उनसे भिड़ लेंगे और तमाम बातों का जवाब दे देंगे। बिल्कुल, ये भी मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है। और जिस तरीके से आपने बताया कि प्रशांत किशोर पैसे लेके टिकट खरीदने की बात कर रहे हैं अशोक चौधरी के लिए, और जिस पार्टी और जो उनके नेता हैं वो उनके दोस्त हैं, चिराग पासवान, उनके बारे में कुछ बोलना नहीं, तो ये भी अद्भुत है राजनीति। अब बात कर लेते हैं बिहार के एक और बड़े मुद्दे पे जिसकी चर्चा पूरे बिहार में हो रही है और पूरे देश में भी हो रही है। जिस तरीके से एक रेप पीड़िता की पीएमसीएच पटना अस्पताल के अंदर जाने के बावजूद, जैसा कि आरोप है, इलाज न मिलने के वजह से मौत हो जाती है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी, विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है भाजपा पे, नीतीश कुमार पर, उनकी सरकार पर, और स्वास्थ्य विभाग भी इस पूरे मसले को लेकर पूरी तरीके से घिरा हुआ है। तो क्या कर रही है सरकार इसको लेकर, जो आरोप लग रहे हैं? देखिए, सरकार ने एक जांच कमेटी बिठा दी है और आपको यह बता दें कि यह मामला बेहद पॉलिटिकल हो चुका है। जिस तरीके से आज मायावती ने भी सवाल उठा दिया है कि कब बदलेगा बिहार, और यह बड़ी गंभीर घटना भी है।
और इसको निर्भया कांड से इसकी तुलना की जा रही है। जिस तरीके से निर्भया के साथ हुआ था, वो जिंदगी की जंग में हार गई थी, उसके साथ जो बर्बरता किया गया था, इस बच्ची के साथ भी वही बर्बरता किया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, कल भी आरजेडी के कई एमपीज, कई नेता बोल रहे थे कि 6 घंटे इलाज के लिए वो तड़पती रही। क्या वाकई पीएमसीएच में 6 घंटे इलाज के लिए उसको तड़पना पड़ा? ये गंभीर सवाल है। और मंगल पांडे पर जिस तरीके से सवाल कल मनीष कश्यप ने उठाया पहुंच करके, क्योंकि आपको पता है मनीष कश्यप खुद एडमिट कर रहे हैं कि उनकी पिटाई हुई, डॉक्टरों ने पिटाई की क्योंकि वो किसी बच्ची के लिए ही इलाज की मांग करने गए थे। तो मनीष कश्यप भी कल वहां पहुंच करके रोने लगे, मंगल पांडे को बहुत कोसने लगे, बहुत तरह का सवाल और जवाब सरकार पर उठाने लगे और कहने लगे कि मेरे ही सरकार में मेरे साथ अगर इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि इस सरकार में आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा होगा। और आम लोगों के साथ वाकई इस तरह का व्यवहार हो रहा हो जब कोई रेप पीड़िता पीएमसीएच पहुंच रही हो, जिंदगी और मौत से जूझ रही हो, इलाज के लिए उसको 6 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा हो, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि हुक्मरान कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। ये हमें सोचना पड़ेगा कि आखिरकार इलाज नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम उस तरह के अवसर पैदा क्यों नहीं कर रहे हैं? कब तक हम अपनी कोरी बातों से जनता को गुमराह करते रहेंगे, उनको भटकाते रहेंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि जाति पाति तमाम चीज़ों में हम बांटते रहेंगे हर मुद्दे पर, लेकिन स्वास्थ्य सिफर दिखाई पड़ेगा, स्वास्थ्य कहीं नज़र नहीं आएगा। इस तरह के कमजोर मजबूर लोगों को घंटों इलाज के लिए तड़पना पड़ेगा। ये चिंता का सबब है। जांच कमेटी तो बैठा दी गई है, पर सवाल ये उठता है कि ये जांच कमेटी इसलिए बिठा दी गई क्योंकि मीडिया में बात आ गई, जांच कमेटी इसलिए बिठा दी गई क्योंकि मायावती ने सवाल उठा दिया, जांच कमेटी इसलिए बिठा दी क्योंकि राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया। सवाल ये उठता है कि आप और लोगों के साथ रोजाना ऐसा हो रहा है, उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? ये गंभीर सवाल है। इतने लोगों का इलाज कैसे आप इस तरह के लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहे हैं? यह सवाल उठना चाहिए कि बिहार में कितने सरकारी अस्पतालों का इजाफा हुआ है, आपने कितने सरकारी अस्पताल बनाए हैं, कितने लोगों का इलाज किया है, और अगर आप नहीं कर पाए हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? 20 साल से एनडीए की सरकार, मैं ये सवाल उठता है। और 20 साल बाद भी अगर इस तरह के लोगों को 6-6 घंटे इलाज के लिए तड़पना पड़ रहा है, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है और विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो सवाल यह है कि इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा और सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि क्या, जो कहते हैं ना, डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हैं फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, तो क्या वाकई लोगों के लिए डेमोक्रेसी है, लोगों का डेमोक्रेसी है, लोगों द्वारा डेमोक्रेसी है? ये एक गंभीर सवाल है, क्योंकि कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुले हैं, पर कितने लोगों का पॉकेट अलाउ करता है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा करके समुचित इलाज कर सकते हैं? नहीं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बड़ा क्लियरली कह दे कि इतना ही इलाज हम कर सकते हैं, इतने पेशेंट हमारे पास हैं, हम आपका इलाज नहीं कर पाएंगे। ये भी ट्रांसपेरेंसी तो दिखनी चाहिए। कम से कम लोगों को पता चलेगा कि हमारी सरकार लोगों को मुफ्त इलाज देने में सक्षम नहीं है। लोगों को कंफ्यूज स्टेट में क्यों रखा जाता है? ये एक बड़ा गंभीर सवाल है, और ये सवाल जो उठ रहा है पीएमसीएच पर, और उसको लेकर के जांच कमेटी बैठ रही है, पीएमसीएच के वर्किंग स्टाइल पे सवाल उठ रहा है, तो सवाल सरकार पर भी उठना चाहिए कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर क्यों नहीं दिया, आपने अस्पताल की कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ाई, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स क्यों नहीं बढ़े, अभी भी मुजफ्फरपुर से पटना आना क्यों पड़ता है? उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सेंटर मुजफ्फरपुर है, तो वहां इलाज संभव क्यों नहीं था? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सरकार को जरूर देने चाहिए। बिल्कुल जवाब देने चाहिए, पर जवाब देने के बजाय होता क्या है, कमेटियां बनती हैं, और कमेटियों का हश्र क्या होता है ये हमने आपने बहुत बार देखा है। बाकी जो पंकज जी सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई इस तरीके की घटना हुई है, उसके बाद तेज़ी दिखाई जा रही है, वो भी तब जब विपक्ष
आक्रामक है। मायावती उत्तर प्रदेश से ट्वीट कर दे रही हैं, लगातार इसको लेकर लोगों के अंदर नाराज़गी नज़र आ रही है। तब मगर कमेटी बन गई है, पर आपकी भी जिम्मेदारी है कि भाई ये सब मुद्दे कैसे प्रभावी हों और मुद्दा लगातार बना रहे, इसका ख्याल भी रखना पड़ेगा। तभी शायद ऐसी चीज़ों पर सरकार थोड़ा सा सीरियस होगी और कुछ बदलाव होता नज़र आएगा। बाकी आने वाले वक्त में बड़ा विधानसभा चुनाव है और उसके आने तक इस तरह की घटनाएं जब भी आएंगी उसमें पॉलिटिक्स होगी और तमाम बातें निकल कर आएंगी। अब कमेटी का क्या रिपोर्ट आता है ये भी हमारी आपकी नज़र मुझे लगता रहेगी। जो भी अपडेट आएगा आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। राग बिहारी में आज इतना ही। आपका इस पूरे मसले पर स्वास्थ्य विभाग जो स्वास्थ्य ढांचा है बिहार का उस पर क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।